हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आज इसका पार्ट फर्स्ट है, हम इसको शुरू करेंगे, लेकिन आपने इसमें कुछ चीजें जो है वो पहले 10th में पढ़ रखी हैं, उसी से रिलेट करेंगे। ठीक है, उसी को लेते हुए हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर कवर हो रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर, पूरे चैप्टर में डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल हम पढ़ेंगे सबसे पहले। देन ग्रुप्स क्या होते हैं, ब्लॉक्स क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एसिडिक एंड बेसिक नेचर। ये है सारी प्रॉपर्टीज, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। थोड़ा सा इसे ऊपर कर देते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमें डिस्कस करनी है यहाँ पर चैप्टर में। ये ऑल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है जिसको हम चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, वन बाय वन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट कैसे हुआ, मीन्स हिस्ट्री क्या है पीरियोडिक टेबल की, और ग्रुप्स क्या होते हैं, ब्लॉक्स क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि इनके बिना हम प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट कैसे हुआ पीरियोडिक टेबल का, और उससे भी पहले हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, वाई वी नीड क्लासिफाई एलिमेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है, इनिशियली तो बहुत ही कम एलिमेंट्स थे। अगर आप आज के सिनेरियो में देखें तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 118 नोन एलिमेंट्स हैं। इतने हम एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं। अब इतने सारे एलिमेंट्स को पढ़ना, इन सब की स्टडी करना, इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का पैटर्न देखना, मतलब कि ये क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है इनकी और क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, इन सब के बारे में पढ़ना, और किसी के अंदर कोई गलती हो जाए तो उसे भी पकड़ना, उसे सुधार करना, ये सब चीजें बिना क्लासिफिकेशन के पॉसिबल नहीं है। तो हमारा फर्स्ट एम, नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स क्या है। क्लासिफिकेशन मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। है ना, कितना आसान हो जाता है क्लासिफाई अगर कर दिया जाए, तो आप कितना आसानी से बता सकते हैं सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को और कंपाउंड्स की, वो कौन कौन से कंपाउंड्स बनाएंगे उनकी प्रॉपर्टीज को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट देखिए, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल कैन प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि पहले ऐसे एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक वेट हमें गलत मालूम था, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमें सही मालूम नहीं था। जब हमने पीरियोडिक टेबल बना ली, मीन्स जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट शुरू हुआ, तब वैसे वैसे हमें पता चला कि उनके एटॉमिक वेट में कहाँ हमें करेक्शन की जरूरत है। तो हमने उन्हें करेक्शन किया, हमने मतलब साइंटिस्ट लोगों ने उन्हें करेक्शन किया उसमें, और उसका सही एटॉमिक वेट क्या है उसके बारे में बताया, सही प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। तो ये चीज हमें कैसे पता चलेगी, ओनली एंड ओनली क्लासिफिकेशन से। ये चीज कह रहा है पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स इन position of the elements in the periodic table can predict the properties of elements and their compounds. Now it make easy to study. It makes easy to study and compare and differentiate the properties of the elements and compounds from different group. है ना, आसान कर देती है, स्टडी को आसान कर देती है, कंपेयर करना आसान होता है, डिफरेंशिएट करना आसान होता है प्रॉपर्टीज को और कंपाउंड्स को एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप के। हम पढ़ेंगे आगे बहुत सारे ग्रुप्स, इसमें एस पी डी एफ ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एक दूसरे का एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का कंपैरिजन हम करेंगे पी ब्लॉक से, डी ब्लॉक से, तो और एफ ब्लॉक से। एस का आपस में कंपेयर करेंगे, पी का आपस में कंपैरिजन करेंगे। तो ये सब चीजें कब पॉसिबल है, जब आप क्लासिफाई करते हैं, यानी बहुत आसानी से बता सकते हैं टू कंपेयर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, टू डिफरेंशिएट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, टू इजी स्टडी, इनका स्टडी इजी होता है,
प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप प्रॉपर्टीज को और आसानी से प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं। इसलिए हमारा जरूरी हो जाता है कि हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करें, और जैसे ये जरूरी हुआ वैसे वैसे इसका डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो गया। इसका डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल का। तो जो फर्स्ट जो डेवलपमेंट किया, फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन आया, दैट इज द लेवोशियर। ये लेवोशियर वही है जिनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। मीन्स जो अभी चल रही है केमिस्ट्री, उसके फादर की इन्हें उपाधि दी गई। और इन्होंने 1789 में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। उससे भी पहले इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, उसके बारे में बताया था। और उस समय तक 23 एलिमेंट्स वर नोन, है ना। एट दैट टाइम ओनली 23, एट दैट टाइम ओनली 23 एलिमेंट्स वर नोन, ओनली 23 एलिमेंट्स वर नोन। और उन्होंने इसी को ही क्लासिफाई किया। इन्होंने क्या बताया, एलिमेंट्स जो होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इसमें मेटल और सेकंड इसमें नॉन मेटल। और देखिए मजे की बात, उस समय तक नॉन मेटल्स के बारे में इतनी ज्यादा डिस्कवरी नहीं हुई थी, पर मेटल्स के लिए डिस्कवरी हो गई थी मेटल्स की। तो यहाँ पर दो में क्लासिफाई किया इन्होंने। फर्स्ट मेटल, उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर, है ना, और नॉन मेटल। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इन्होंने बताया। तो सबसे पहले इन्होंने एग्जाम्पल लिखे और फिर उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया कि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। क्योंकि एलिमेंट्स उस समय तक बहुत ही कम डिस्कवर्ड थे, 23 एलिमेंट्स ही थे, तो एग्जाम्पल भी इनके कम ही होंगे। मेटल देखिए यहाँ पर मेटल किस किस को लिखा है इन्होंने, जैसे Ag, कॉपर, गोल्ड, Fe, एल्यूमिनियम। ये बहुत सारे एलिमेंट्स, मेटल्स जो थे उस समय तक नोन थे। सोडियम, कैल्शियम, ये सब भी इन्होंने यहाँ लिख दिया था। और जब नॉन मेटल्स की बात आई तो इन्होंने लिखा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो उस समय तक डिस्कवर्ड थे, है ना। उनके लिए इन्होंने बताया कि ये सब क्या है, नॉन मेटल है। और सल्फर उस समय तक डिस्कवर हो गया था, etc। इन्होंने क्या प्रॉपर्टीज बताई वो देखिए। नॉन मेटल और मेटल के बीच में डिफरेंशिएट किया। कैसे डिफरेंशिएशन किया, एक तरफ इन्होंने रखा मेटल और दूसरी तरफ रखा नॉन मेटल। क्या रखा इन्होंने, एक साइड में रखा मेटल और दूसरी साइड में रखा नॉन मेटल। और ये वही प्रॉपर्टीज है जो आप 10th में पढ़ के आए हैं, है ना। 10th में भी आपने पढ़ा था क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, और मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट, दे आर हार्ड। ये क्या होते हैं, हार्ड। सिल्वरी इन कलर, इनका कलर क्या होता है, ऐसे हल्के ग्रे कलर के होते हैं, जिस पर कईयों का अलग भी होता है। मोस्टली क्या होते हैं, सिल्वरी होते हैं। नाउ मेटालिक, लश्चर, चमक होती है इनमें। मेलिएबल, पीट पीट के चादर बना सकते हैं। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हालांकि उस समय तक इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी इतना ज्यादा नहीं था, पर शुरू हो गया था। और मेटल, हार्ड होते हैं, सिल्वरी होते हैं। डक्टाइल, डक्टाइल होते हैं ये, एटसेट्रा। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, मेनली ये प्रॉपर्टीज देख करके इन्होंने बताया। नाउ नॉन मेटल, दे आर मोस्टली गैसेस। मोस्टली क्या होता है, ये गैस होते हैं, मोस्टली गैस होते हैं। नॉन लस्ट्रस होते हैं,
मीन्स चमक नहीं होती। एक्सेप्शन आयोडीन, आयोडीन लश्रस होता है, ठीक है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिसमें इन्होंने प्रॉपर्टीज के बेस पर इनको डिफरेंशिएट किया और इनके एग्जाम्पल इन्होंने रखे। तो लेवोशियर जो थे इन्होंने बहुत सारा काम किया केमिस्ट्री के लिए, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ ऑर्गेनिक, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। सबसे पहले केमिकल कॉम्बिनेशन देने वाले यही थे। क्लासिफाई भी देखिए इन्होंने सबसे पहले किया 1789 में, इन्होंने क्लासिफाई कर दिया था मेटल और नॉन मेटल में। तो और 23 एलिमेंट्स तब तक नोन थे, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिसके बेस पर इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। नाउ इतने से काम चला नहीं, मीन्स ये सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर नहीं सके। उसके बाद धीरे धीरे और ज्यादा क्लासिफिकेशन की तरफ ट्रेंड बढ़ने लगा। तो एक साइंटिस्ट हुए डॉबरआइनर, तो डॉबरआइनर ने इन्होंने क्या बताया, ट्राइड्स का नियम दिया। ट्राइड्स मतलब 3 का ग्रुप बनाया, ठीक है। और इन 3 के ग्रुप को कैसे अरेंज किया, लोवेस्ट एटॉमिक वेट टू हाईएस्ट एटॉमिक वेट, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में इन्होंने अरेंज किया। क्या देखा इन 3 के ग्रुप में, और कौन शामिल थे इन तीनों में, वो शामिल थे जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर थी या एक ट्रेंड में इंक्रीज हो रही थी, एक ट्रेंड में फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही थी उनकी। तो इन्हें एक ऐसा जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रख रहा था उन्हें एक ग्रुप में बताया, इनके एटॉमिक वेट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। तो उन्होंने एक चीज देखी, क्या देखी कि इन ट्राइड्स को जब इन्होंने रखा तो और एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज किया, तो जो फर्स्ट और थर्ड था, थर्ड का एटॉमिक वेट था, उसका एवरेज निकाला। एवरेज किसका आया, मिडल वाले का एटॉमिक वेट आया। क्या कहा इन्होंने, दोबारा से सुनिए। जैसे एक एग्जांपल लिया इन्होंने, लिथियम सोडियम पोटेशियम। अब ये लिथियम सोडियम पोटेशियम जो है, ये तीनों क्यों लिए, क्योंकि इनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, दे ऑल आर मेटल्स और दे लूज इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इन्होंने एक ग्रुप बना लिया। लिथियम सोडियम पोटेशियम है, ये तीनों एक जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं और इनका एटॉमिक वेट जो है वो 7, 23, 39 ये इनका एटॉमिक वेट है, ठीक है। फिर इन बैठे बैठे अचानक इनके दिमाग में आया कि अगर मैं 7 + 39/2 यानी मीन निकाल लूं, एवरेज निकाल लूं किसका, फर्स्ट एंड सेकंड का, तो किसका एटॉमिक वेट आ जाएगा, मिडिल वाले का एटॉमिक वेट आ जाएगा, दैट इज द 23। नाउ एक और ग्रुप बनाया इन्होंने, ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स पे ट्रायल करते रहे। तो ये बहुत ज्यादा हिट एंड ट्रायल मेथड पर बेस्ड था। इन्होंने क्या ग्रुप बनाया, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, एक ग्रुप बनाया। ये क्या थे, इनको पता चला कि ये तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है, इनसे थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए इन्होंने इनका ग्रुप बना दिया। और इसमें देखा कि इसका एटॉमिक वेट कितना है 40, इसका कितना है 137, तो इसका निकाला इन्होंने एवरेज 40 + 137/2, तो कितना है 88.5, इट इज एटॉमिक वेट ऑफ स्ट्रोंशियम, दैट इज 88। तो वो बड़े खुश हुए कि हाँ मैंने एक दूसरा ट्राइड भी बना लिया। अब एक और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये क्या कर रहे हैं, इजीली गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, दे आर नॉन मेटल। तो इन्होंने कहा कि अच्छा ये भी तीनों एक जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज रख रहे हैं, इन तीनों को भी एक साथ रख देते हैं, है ना। तो फिर इनको कैसे रखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तो Cl का कितना था 35.5, ब्रोमीन का कितना था 80, आयोडीन का कितना 127। अब इन्होंने ये कैसे निकाला, ये आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे कि एटॉमिक वेट कैसे आया, बट एटॉमिक वेट 35.5 है, 80 है, 127 है। अब अगर बीच वाले का ना भी याद मालूम हो तभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड का मीन निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। हमारे पास कितना है 81.25, दैट इज 80। इट मीन्स आपका फर्स्ट और थर्ड का जो मीन आता है, जो एवरेज आता है, वो क्या होता है, मिडल वाले का एटॉमिक वेट होता है।
ठीक है, तो उस समय तक थोड़ी और डिस्कवरी हो गई थी एलिमेंट्स की। तो इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, ट्राइड बनाए और उसके अरेंज किया एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और फिर बताया कि मिडल का एटॉमिक वेट इज एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एटॉमिक वेट। क्या किया डॉबरिनर ने, देखिए लिखेंगे, ही क्लासिफाइड एलिमेंट्स on the basis of atomic weight and their chemical properties। ये आपको पता होना चाहिए किस किस बेस पर इनको क्लासिफाई किया है, एटॉमिक वेट पर और केमिकल प्रॉपर्टीज पर। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या पॉइंट आएगा, ये सबसे पहले पॉइंट। नाउ ही मेक group of three elements with similar chemical properties, with similar chemical properties। These groups are known as, they are called triad। इन्हें क्या नाम दिया, ट्रायड नाम दिया। और they arrange these three elements in increasing order of their atomic weight, in increasing order of their atomic weight। इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखा। उसके बाद एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट, मिडल एलिमेंट किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट, एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। है ना, एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। है ना, ये क्या हो गया, वन ट्राइड, एक ट्राइड है। ये क्या है, एक ट्राइड, कौन सा है ये, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक वेट कितना होगा, एटॉमिक वेट 7, और इसका कितना होगा 39। तो एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम कितना होगा, ये इन्होंने निकाल के बताया, कैलकुलेट करके बताया। एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम क्या होगा, Na कितना होगा 7 प्लस 39 अपॉन 2, कितना हो गया 46 अपॉन 2, आंसर कितना आ गया 23। तो इसका आंसर कितना आया 23। ये देखिए पीछे एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल आपके पास में ये, और तीसरा एग्जाम्पल ये। आपको तीनों एग्जाम्पल ध्यान रखने होंगे। पहला लिथियम सोडियम पोटेशियम, दूसरा कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इनके सिंबल मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ, लिथियम का Li, सोडियम का Na, पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca, स्ट्रोंशियम का Sr, बेरियम का Ba,
क्लोरीन का Cl, ब्रोमीन का Br, आयोडीन का I। ये इनके सिंबल हो गए। आपको सिंबल के फॉर्म में याद कर सकते हैं आप, और याद हो जाएगा आपको धीरे धीरे। कैल्शियम का 40 होता है, बेरियम का 137 होता है, एवरेज आई जाएगा 88.5, और क्लोरीन का 35.5 होता है, आयोडीन का 127 होता है, तो ब्रोमीन का 80 आ जाएगा। यही डॉबरिनर का ट्रायड रूल है। ओके, ये थोड़ा सा ऊपर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां पर क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ये लिख ही दिया है, एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट क्या आएगा, एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट प्लस एटॉमिक वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट, वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट अपॉन 2, तभी तो एवरेज निकलेगा। यहां पे मिडल की जगह लिख देते हैं सेकंड एलिमेंट। एटॉमिक वेट सेकंड एलिमेंट का कितना आएगा, फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक कितना है, थर्ड का कितना है, अपॉन में 2। इस फॉर्मूले को रखेंगे हम ध्यान, बेहद जरूरी है ये फॉर्मूला, यहां पर डॉबेराइनर ने बताया। ओके, तो ये हो गया हमारे पास डॉबेराइनर रूल, ट्रायड रूल। डॉबेराइनर के ने भी बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जो कि ट्रायड नहीं बना रहे, उस समय तक डिस्कवरी हुई नहीं थी, तो बहुत ज्यादा वो एलिमेंट्स की तो वो ऐसे ट्रायड बना नहीं पाए, बस 3-4 बनाए, उसके बाद अब तो ट्रायड बन नहीं रहे, और ज्यादा इस पे वर्क होने लगा। तो नेक्स्ट जो आया रूल, दैट इज द न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। इन न्यूलैंड्स आपको गाने में बहुत इंटरेस्ट था, है ना, गाने में वो हमेशा पियानो बजाते रहते, और पियानो में जैसे होता है कि हर एक 7th के बाद में आपका जो 8th होता है वो फर्स्ट की जैसा ही होता है। तो इनको भी ऐसे लगा कि अगर मैं इनको एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दूं एटॉमिक वेट के, देखिए सबने फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट क्लासिफिकेशन से ले लीजिए आप, सबने क्या लिखा है, एटॉमिक मास। तो कितना रखा इन्होंने, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ऐसे पहले गाना गाते थे ना, सा रे गा मा पा दा नी सा, वापिस सा आ गया, है ना, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7, 7वें एलिमेंट के बाद वापस पहले और 7वें के 8वें के गुण कैसे थे, प्रॉपर्टीज कैसे थी, सिमिलर। मीन्स लिथियम की प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही है, सोडियम से और पोटेशियम से। बेरिलियम की प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही है, मैग्नीशियम से और कैल्शियम से। बोरोन की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से, कार्बन की सिलिकॉन से रिजेंबलिंग हो रही है, नाइट्रोजन की फास्फोरस से, ऑक्सीजन की सल्फर के साथ में, फ्लोरीन की क्लोरीन के साथ में रिजेंबलिंग हो रही है प्रॉपर्टीज की। इसलिए इन्होंने बताया कि एवरी आफ्टर सम इंटरवल, जब हम इनको एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, तो आफ्टर सम इंटरवल प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होता है। कौन से, पहले और 8वें की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, इसीलिए इन्होंने दिया है ऑक्टेव रूल। ऑक्टेव मतलब 8, ऑक्टेव का मतलब 8, हर एक 8वां एलिमेंट पहले के जैसा प्रॉपर्टीज रखेगा, इसलिए इसे क्या बोल दिया है हमने, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। तो इन्होंने भी क्या किया, और बहुत सारे एलिमेंट्स, देखिए यहाँ पे कितने सारे एलिमेंट्स को इन्होंने क्लासिफाई कर दिया, जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट अरेंज किया, और उन्होंने क्या देखा कि प्रॉपर्टीज ऑफ 8th एलिमेंट इज एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू देयर फर्स्ट एलिमेंट, है ना। यहां पे लिखेंगे इन्होंने जो बोला, दे क्लासिफाई
मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स, मोस्ट ऑफ नोन एलिमेंट्स, ठीक है, बहुत ज्यादा इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया, पर सबको नहीं कर सके। उस समय तक जितने थे उनमें सबको नहीं कर सके, पर मोस्ट ऑफ को इन्होंने क्लासिफाई कर दिया। दे अरेंज एलिमेंट्स in their increasing order of their atomic mass, in increasing order of their atomic mass। अब एटॉमिक मास बोलिए, एटॉमिक वेट बोलिए, एक ही बात है। यहां लिख भी दिया, एटॉमिक वेट भी इसी को ही बोला जाता है, ठीक है। वेट बोलिए या मास बोलिए, यहाँ पर सेम है। फिजिक्स में मास और वेट अलग अलग होता है, केमिस्ट्री में ऑल ऑफ मतलब ये बहुत जगह पर सेम ही चलता है। बहुत कम जगह ऐसी होती है जहां पर मास और वेट अलग अलग लिया जाता है। इन्होंने क्या देखा, न्यूलैंड ने देखा कि अगर इन्हें अरेंज किया इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, the property of every eighth element, property of every eighth element is similar to first element। देखिए क्या कहना चाह रहा है। अभी फर्स्ट एलिमेंट कौन है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, ये एट्थ। तो किसकी सेम हो गई, लिथियम की और सोडियम की। अब बोल रहे एवरी एट्थ का मतलब अब सेकंड की किससे हो गई, नाइन्थ से। यहां से गिनेंगे फर्स्ट तो अपने पास एट्थ क्या आएगा, यही आएगा। अगर फर्स्ट यहां से गिनना शुरू करेंगे तो एट्थ कौन सा आएगा, 10 नंबर वाला। फर्स्ट आप 4 नंबर वाला गिनेंगे तब एट्थ कौन आएगा, सिलिकॉन वाला। नाउ फर्स्ट का 14 वाला ये नाइट्रोजन करेंगे तो देन 12, ये एट्थ हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर एवरी एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होती है। सो कंक्लूजन निकाले, सो प्रॉपर्टीज ऑफ lithium, sodium and potassium, lithium, sodium and potassium are similar to each other, एक दूसरे के सिमिलर है। and beryllium and magnesium and calcium are similar to each other, properties of beryllium, magnesium and calcium। इसी तरीके से properties of boron and aluminium, properties of boron and aluminium। now इसी तरीके से properties of क्या आ गया यहां पर, बोरोन और एल्यूमिनियम, कार्बन एंड सिलिकॉन, कार्बन एंड सिलिकॉन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ऑक्सीजन एंड सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर सिमिलर टू ईच अदर, आर सिमिलर टू ईच अदर। दिस इज ऑल अबाउट ऑक्टेव लॉ, है ना। ऑक्टेव लॉ क्या कहता है, एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए और उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ एट्थ एलिमेंट इज सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट। और ये कुछ एग्जांपल, बट सारे एलिमेंट्स को अभी भी ये क्लासिफाई नहीं कर सका। इसके बाद एक साइंटिस्ट हुए लूथर मेयर, इन्होंने सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की। इन्होंने क्या किया, ग्राफ बनाया,
एटॉमिक वॉल्यूम का और एटॉमिक वेट का। एटॉमिक वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट किया इन्होंने? एटॉमिक वॉल्यूम को कैसे फाइंड आउट किया? आपको मालूम है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी को हम आसानी से मालूम कर सकते हैं और वॉल्यूम को कैलकुलेट करना मुश्किल है। तो वॉल्यूम को कैसे मालूम किया? मास अपॉन डेंसिटी। मास मालूम था, डेंसिटी मालूम कर ली इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, और इन्होंने क्या ले लिया? वॉल्यूम। और बहुत सारे मास और वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम क्या हो गई यहाँ पर? फिजिकल प्रॉपर्टी। डेंसिटी क्या हो गई है यहाँ पर? फिजिकल प्रॉपर्टी। ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। उसको किससे रिलेट कर दिया? एटॉमिक वेट या मास से। एक ही बात है, आप वेट बोलिए या फिर मास बोलिए। और एटॉमिक मास अरेंज किया तो इन्होंने देखा कि एक ग्राफ बनाया, ठीक है, ये ए बी सी डी ये ग्राफ बनाया, एक फिक्स पैटर्न में इनको ग्राफ मिला। और इन्होंने क्या देखा कि जो एकदम टिप पे है इनकी प्रॉपर्टीज कैसी है? सेम। जो एकदम मिनिमा पे है, ये मैक्सिमा हो गया, जो एकदम मिनिमा पे है इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। और देखिए ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो ये कौन सी लाइन हो गई? ये नीचे की तरफ डिसेंडिंग लाइन हो गई। और फिर ये वापस उठ रहा है तो ये क्या हो गया? असेंडिंग कर्व हो गया। यानी यहां पर कितने पॉइंट्स हो गए? यहां पर ए बी सी डी ई ये मैक्सिमा, ठीक है, ये 1 2 ये नीचे जो है सबसे लास्ट में ये मिनिमा। एक हो गई असेंडिंग कर्व और ये हो गया ये डिसेंडिंग और ये असेंडिंग। इन्होंने देखा कि जो असेंडिंग कर्व पे आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है, जो डिसेंडिंग कर्व पे आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है, जो मैक्सिमा पे है उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है और जो मिनिमा पे है उनकी भी प्रॉपर्टीज एक जैसी है। और उसी के बेस पर इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। यहां लिखते हैं ये क्या है? मैक्सिमा। ए बी सी डी ई तीनों ही, ए बी सी डी ई ये क्या है? मैक्सिमा। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 कर दूं तो ये क्या हो गया? मिनिमा। मिनिमा, ठीक है, सबसे नीचे लोएस्ट। और यहां पे क्या हो गया? डिसेंडिंग कर्व। ये लाइन कौन सी होगी? डिसेंडिंग कर्व। और ये वाली लाइन कौन सी होगी? असेंडिंग कर्व। ठीक है, तो हर एक के पास ए से फर्स्ट की तरफ जाएंगे डिसेंडिंग, फर्स्ट से बी की तरफ जाएंगे तो असेंडिंग। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो एलिमेंट्स मिले असेंडिंग पर, डिसेंडिंग डिसेंडिंग की प्रॉपर्टीज एक जैसी है, असेंडिंग असेंडिंग की प्रॉपर्टीज एक जैसी है, मैक्सिमा की प्रॉपर्टीज एक जैसी है और मिनिमा की प्रॉपर्टीज एक जैसी है। तो कहाँ पे कौन सा एलिमेंट मिला उसी के बेस पर उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब किया गया और उन्हें नाम दिया गया। देखो यहाँ पर कौन सी लाइन पे हमें कौन मिलेगा, उससे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया। लूथर मेयर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया? कर्व बनाया। ही प्लॉट अ कर्व बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम, mass and atomic volume. He gave a regular pattern of curve. Pattern of curve. इनको एक रेगुलर पैटर्न मिला। कैसे मिला?
in curve there are 4 points. A मैक्सिमा, मैक्सिमा में कौन आएगा? A B C D E. B मिनिमा, मिनिमा पे कौन आएगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ. सी पे क्या आएगा? डिसेंडिंग कर्व. और डी पे क्या आएगा? असेंडिंग कर्व. इसको बोला है डी सी, असेंडिंग कर्व. ए सी. तो इसमें 4 तरीके के आए, तो 4 तरीके के यहाँ पे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे. फर्स्ट मैक्सिमा, मैक्सिमा पे कौन होएगा? एल्कली मेटल्स, है ना. 4 टाइप ऑफ मेटल्स होंगे. मैक्सिमा पे कौन होंगे? एल्कली मेटल्स. यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ लिख देते हैं हम एल्कली मेटल्स. एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स कौन से होते हैं? एल्कली मेटल्स कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. जो फर्स्ट लाइन है ली ना की रब से फरियाद, वो सारे के सारे एलिमेंट्स कहाँ आएंगे? यहाँ पर. तो यहाँ पे कहाँ से शुरू होंगे? हाइड्रोजन से तो शुरू नहीं होंगे. कहाँ से होंगे? लिथियम से. दिस इज लिथियम. देन लिथियम के बाद कौन आता है? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम. मैक्सिमा पे कौन आ गया? एल्कली मेटल्स. नाउ अगर मैं बात करूं यहां पर मिनिमा की, तो मिनिमा पे कौन आते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स. कौन आते हैं मिनिमा पे? ट्रांजिशन मेटल्स. ट्रांजिशन मेटल्स कौन से होते हैं? एस और पी ब्लॉक के जो बीच में जो आपके लाइनें कभी बनी दिखाई देंगी, नेक्स्ट में हम बताएंगे. तो वो सारे एलिमेंट्स कहाँ आते हैं? नीचे की तरफ आते हैं. मीन्स अगर मैं बात करूं वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, तो ये सब कहाँ आएंगे? ये सब आएंगे आपके पास. देखिए सोडियम तक तो होता नहीं, पोटेशियम है और रुबिडियम है, इसके बीच में आता है. तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा? वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, यहाँ पे सब ट्रांजिशन मेटल्स आते हैं. ठीक है. और अब असेंडिंग और डिसेंडिंग, जब हम डिसेंडिंग कर्व की बात करते हैं तब यहाँ पर डिसेंडिंग कर्व पे कौन आता है? डिसेंडिंग कर्व पे कौन आएगा? यहाँ पर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. डिसेंडिंग कर्व यानी यहाँ पे कौन आएगा? लिथियम के बाद बेरिलियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम. यहाँ पे कौन आएंगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल. डिसेंडिंग पे कौन आएगा? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. और असेंडिंग पे कौन आएगा? हेलोजन्स. इन पे कौन आएंगे? हेलोजन्स, हेलोजन्स. ओके. असेंडिंग पे कौन आएंगे? हेलोजन्स. तो ये इस तरीके से इन्होंने क्लासिफाई किया. तो कर्व में आपको ये पॉइंट दिखाई देंगे. तो यहां पे लिख देते हैं एट मैक्सिमा कौन प्रेजेंट होगा? ए. एट मैक्सिमा कौन प्रेजेंट होगा? एल्कली मेटल्स आर प्रेजेंट. एल्कली मेटल्स आर प्रेजेंट. एट मिनिमा, एट मिनिमा कौन होंगे? ट्रांजिशन मेटल्स आर प्रेजेंट. फिर कौन है? डिसेंडिंग कर्व, डीसी. डीसी पे कौन आएगा? एट डीसी. डीसी पे कौन आएगा? डिसेंडिंग कर्व पर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. अभी एग्जाम्पल भी बताते हैं. आर प्रेजेंट. कौन कौन होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल में? आपके पास
एल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन कौन आएगा? एल्कलाइन में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। देखिए यही ट्रायड था, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, यही ट्रायड था। एक जैसे हुए ना सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसी तरीके से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। ये देखिए ये रहा पहला ट्रायड, ये रहा दूसरा ट्रायड। मतलब जो डॉबरिनर ने बात कही वो सही है, लेकिन उनका बहुत ही कम रेंज तक सिमट गया, सारे एलिमेंट्स को वो एक्सप्लेन नहीं कर सके प्रॉपर्टीज को, और यहाँ पर इन्होंने काफी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया। लूथर मेयर का कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इन्होंने मतलब ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स को इन्होंने क्लासिफाई कर दिया था। ट्रांजिशन मेटल कौन होंगी? वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट और निकल, सीयू हो गया नहीं, सीयू, एजी, एयू, ये बहुत सारी मेटल्स कौन सी होती है? ट्रांजिशन। एक और रह गया लास्ट के अंदर, यहां पर डी, एट असेंडिंग एसी, असेंडिंग कर्व। असेंडिंग कर्व में कौन आएगा? हेलोजन्स आर प्रेजेंट, हेलोजन्स आर प्रेजेंट। हेलोजन कौन होते हैं? हेलोजन होते हैं FCl, Br एंड I, ये हेलोजन होते हैं। बट अगेन कुछ कमियां रह गई थी। इन्होंने बेस क्या लिया? एटॉमिक वेट। इन्होंने बेस क्या लिया था? एटॉमिक वेट। ये इनकी सबसे बड़ी कमी थी। अभी तक जितने भी आपने देखे, चाहे डॉबराइनर देखा आपने, चाहे ऑक्टेव देखा, सबने एक ही चीज ले रखी है। डॉबराइनर एटॉमिक वेट पे आएगा, लिखा है एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास। न्यूलैंड के बारे में देखा आपने, क्या लिया है? एटॉमिक वेट। और यहाँ पे देखिए इसने भी क्या लिया है? एटॉमिक वेट। आगे मेंडलीव भी क्या ले रहा है? एटॉमिक वेट। इसीलिए वो सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर पा रहे। फिर भी जो इसके बाद क्लासिफिकेशन आया उसने बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। कुछ चीजें रह गई थी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लूथर मेयर पूछते हैं लेकिन कम पूछा जाता है। तो इसकी सबसे बड़ी कमी क्या रह गई? डिसएडवांटेज क्या रह गया इसका? ही कुड नॉट एक्सप्लेन। एडवांटेज क्या रह गया? ही कुड नॉट क्लासिफाई all elements, all known elements उस समय तक, at that time, उस समय तक, है ना। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे मेंडलीव क्लासिफिकेशन। नाउ हम देखते हैं इसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। जैसे कि आपने देखा कि सबसे पहले क्या था इसमें? लेवोशियर का था क्लासिफिकेशन, देन ट्राइड रूल था, देन ऑक्टेव रूल था, देन लूथर मेयर कर्व था, और इसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ये फर्स्ट टाइम था जितने भी एलिमेंट्स थे सारे के सारे क्लासिफाई किए किसने? मेंडलीव ने। तो उन्होंने अपना एक नियम दिया, उस नियम के अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट्स को उन्होंने जितने उस समय तक नोन थे सबको क्लासिफाई किया। क्या था उनका रूल? क्या था मेंडलीव लॉ? पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद आगे की बात करेंगे। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके एग्जाम में कई बार तो पूरी पीरियोडिक टेबल का एक्सप्लेनेशन आता है, कई बार ओनली मेंडलीव पीरियोडिक लॉ पूछ लिया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए क्या होता है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो इसमें लिखेंगे द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए फिजिकल भी होती है और केमिकल भी होती है। हम पहले पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स के अंदर कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। एक बार फिर से अगर आपको रिकॉल करवाऊं, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जैसे एटॉमिक साइज क्या है, एटॉमिक वॉल्यूम कितना है, उसकी डेंसिटी कितनी है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है। जिसमें सिर्फ फिजिकल बातें की जाती है वो होती है फिजिकल आपकी प्रॉपर्टीज। और जब को किसी से रिएक्शन करता है और न्यू प्रोडक्ट बनाता है तो उसे बोलते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल एंड केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज आर
of elements, the physical and chemical properties of element are periodic function of their atomic mass. Chemical properties of elements are periodic function of their atomic mass. क्या मतलब है इसका? पीरियोडिक का क्या फंक्शन, पीरियोडिक मीनिंग क्या होता है ये पढ़ेंगे। और एटॉमिक मास हम पहले से जान चुके हैं, क्या होता है एटॉमिक मास? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं? एटॉमिक मास। और इनका पीरियोडिक फंक्शन होता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होती है जब हम एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है। दोबारा से सुनिए, क्या होता है कि जब हम एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होती है। तो टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होना, इसी को बोला जाता है पीरियोडिक, एक पीरियड के बाद रिपीट होना। और यही क्या होता है, इसका पीरियोडिक लॉ होता है। तो यहाँ पर दो वर्ड यूज हुए, एक तो हुआ पीरियोडिक, इसका मीनिंग क्या है, और एक हम पढ़ेंगे यहाँ पर पीरियोडिक टेबल क्या होती है ना। पीरियोडिक का मीनिंग होता है रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स after some interval is known as periodic, is called periodic। ये होता है पीरियोडिक का मीनिंग कि प्रॉपर्टीज जो होती है रिपीट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक। नाउ पीरियोडिक टेबल क्या होगी? पीरियोडिक टेबल, बार बार ये वर्ड यूज आएगा इसलिए हम इसे लिखेंगे पीटी, ठीक है। मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल, इसे बोलेंगे पीटी, कि मैंडलीफ ने अरेंज किया एलिमेंट्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, एंड जो अरेंजमेंट आया उसी को ही हम क्या बोल देते हैं? पीरियोडिक टेबल। मैंडलीफ अरेंज्ड एलिमेंट्स in the increasing order of their atomic mass, increasing order of their atomic mass this arrangement is called periodic table. This arrangement is called periodic table, PT। नाउ अब हम इसने जो पीरियोडिक टेबल दिया, कैसी दिखाई देगी ये पीरियोडिक टेबल? देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, है ना। तो इसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो सब चीजें हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे कि यहाँ पर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे पीरियोडिक टेबल के। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ इस तरीके की रोज है ना, ये हॉरिजेंटल, कैसी रोज है? हॉरिजेंटल। और कुछ ऐसे वर्टिकल कॉलम है ना, वर्टिकल कॉलम है और कुछ हॉरिजेंटल रोज है। तो इनको इसने नाम दिया, क्या नाम दिया? हॉरिजेंटल रोज को नाम दिया इन्होंने पीरियड। जो हॉरिजेंटल थे उन्हें क्या नाम दिया इन्होंने? पीरियड नाम दिया। जो हॉरिजेंटल थे इन्हें क्या नाम दिया गया? पीरियड्स। ये देखिए पीरियड्स ऐसे, फर्स्ट पीरियड ये रहा, सेकेंड पीरियड, देन थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, है ना। इस तरीके से इन्होंने नाम दिया, टोटल इन्होंने नेम दिया। क्या नाम दिया? पीरियड्स का। कितने आए देखो, ये काउंटिंग लिखी है 1 2 3
4 5 6 6 इन्होंने पीरियड्स, और एक इन्होंने क्या किया, इस पीरियड को ए और बी में डिवाइड किया, तो ऐसे बोल देते हैं टोटल कितने पीरियड दिए इन्होंने, 7 पीरियड्स के बारे में बताया। और ये जो वर्टिकल आ रही है, सीधी खड़ी हुई लाइनें आ रही है, इसको इन्होंने क्या नाम दिया, ग्रुप। अब देखिए ग्रुप को कैसे लिखा इन्होंने, रोमन में 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो इस तरीके से पीरियोडिक टेबल किस में डिवाइडेड थी, वर्टिकल कॉलम्स में और हॉरिजॉन्टल रोज में। यही बात हम सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, periodic table is periodic table divided into vertical columns and horizontal rows। अब इन्होंने नाम दिया, टोटल वर्टिकल कॉलम्स कितने थे, इन्होंने क्या नाम दिया, पीरियड्स एंड ग्रुप्स। तो आपके पास क्या डेफिनेशन आएगी पीरियड्स की। अब देखिए इस पीछे लिखा भी है, यहाँ पर पीरियड्स कौन है, ये देखिए ये पीरियड्स है 1 2 3 4 5, यानी दीज जो हॉरिजॉन्टल रोज है उन्हीं को ही क्या बोला इन्होंने, पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज पीरियड्स, हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने थे यहाँ पर, नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, 7। यहाँ पे देखो 6 तो ये हो ही गया, ये 6 तो है ही, और एक ये ए बी वाला कौन सा हो गया, टोटल 7। एंड ग्रुप क्या हो गया, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड, वर्टिकल कॉलम्स are called group। इसको क्या बोलते थे, ग्रुप। अब देखिए हमें अब क्या बताना है, पीरियड कितने हैं और ग्रुप्स कितने हैं। टोटल, थर्ड पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, 7। ओके, and they are denoted by ऐसे 1 2 3 4 5 and 6। फोर्थ पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने, आपके सामने है 8। दे आर डिनोटेड बाय, कैसे दिखाए गए, डिनोटेड बाय रोमन नंबर। रोमन नंबर का मतलब क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड 8। ठीक है, इस तरीके से ये डिनोट किए जाते हैं ग्रुप। आगे देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है ये, यहाँ देखो ये चीज ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड पीरियड्स 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने पूरे पीरियोडिक टेबल को ग्रुप और पीरियड में डिवाइड कर दिया। और अब देख पा रहे हैं कि फर्स्ट से लेकर 7 तक ए बी, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकेंड ए सेकेंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, सिक्स्थ ए फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए सिक्स्थ बी, सेवंथ ए सेवंथ बी, पर एट्थ में ए बी नहीं है। एट्थ क्या है, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, और इसी को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, ट्राइड। किस फॉर्म में है ये, ट्राइड के फॉर्म में। यही बात हमें यहाँ पर लिखनी है। क्या लिखेंगे हम, फिफ्थ पॉइंट, ग्रुप फर्स्ट टू सेवेंथ divided into 2 subgroups, divided into 2 subgroups। इसे क्या बोल दिया, A and B। ओके, नाउ ग्रुप नंबर 88, ग्रुप 8th,
has pair of 3 elements या group of 3 elements। ठीक है, डिवाइड नहीं होता है और ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स होता है कॉल्ड ट्राइड या दे आर ट्रांजिशन मेटल। नाउ देखिए ये हो गया, ये सारी चीजें यहां पर हो गई। अब देखिए यहां पर क्या दिया है, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। मीन्स ये एलिमेंट्स जो है जैसे लिथियम है, यहाँ पर सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, इनकी रिएक्शन करानी है किससे, ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से। और जब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्राइड बनाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे ये भी क्या बना रहा है, RONRH2 बना रहा है। ये क्या बना रहा है, R2O3 और RH3 बना रहा है। किस तरीके से होता है ये थोड़ा सा आपको बता दे। यहाँ पर ये इसकी वैलेंसी को शो करता है। किसको शो कर रहा है, वैलेंसी को। कैसे कर रहा है देखिए, अब देखिए आपके पास लिथियम की वैलेंसी कितनी है, +1, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2। तो ये क्या बना रहा है, अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपाउंड बनाएंगे तो ये क्या बनाएगा, Li2 बनाते हैं ना हम ऐसे, इसी तरीके से। तो यहाँ पे ये RO नहीं होगा, ये क्या हो गया, R2O। पर अगर मुझे इससे हाइड्राइड बनाना है, लिथियम प्लस और H पे क्या कर दिया माइनस, तो ये क्या बनाएगा, LiH। तो ये Li की जगह क्या रख दिया, R, और बाकी जो ऑक्साइड है तो O और हाइड्राइड है तो H। एक और करके बताते हैं आपको यहाँ पर, जैसे अब मैं यहाँ पर मैग्नीशियम का करके बता रही हूँ आपको। ये मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है, +2। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -2। क्या कंपाउंड बनेगा इससे, MgO। Mg की जगह क्या रखना है, R, ऑक्सीजन O। तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका, RO। अगर देखिए ये बनाना है तो CaO, ये बनाना है तो SRO, ये बनाना है तो BaO, है ना। अगर मुझे यहाँ पे Na बनाना है तो Na2O, K2O, Rb2O, CS2O। इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टीज कैसी है, सिमिलर। इसका मतलब क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टीज है, इसलिए ये सिमिलर तरीके से ऑक्साइड्स और हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। एक और देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है, +3, और ऑक्सीजन पे कितना है, -2। क्या फॉर्मूला बनेगा, Al2O3। Al को क्या लिख दो, R2O3, आपके पास फॉर्मूला आ गया। इसी तरीके से अगर एल्यूमिनियम और हाइड्राइड बनाना हो तो एल्यूमिनियम +3 और हाइड्रोजन पे -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, AlH3। Al को क्या रख दो, RH3। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर फॉर्मूले मिल जाते हैं ऑक्साइड के और हाइड्राइड के। फोर्थ ग्रुप जो होगा वो क्या बनाता है, CO2, SiO2, इसी तरीके से GeO2, SnO2, PbO2। यहाँ पे CH4 आपने सुना ही है, यहाँ पे CH4 है। इसी तरीके से ये R2O3, ये भी क्या बनाएगा, N2O3 बनाता है, P2O3 बनाता है, और ऐसे ही NH3 आपने सुना होगा। तो ये फॉर्मूले बन गए इनके, है ना। ये सारे क्या हो गए, फॉर्मूले। और फॉर्मूले किससे बनाए जाते हैं, वैलेंसी से। फॉर्मूले को देख करके हम क्या बता सकते हैं, वैलेंसी एक ग्रुप, तो वैलेंसी क्या है, सेम। वैलेंसी सेम होगी तो कंपाउंड कैसे बनेंगे, सेम बनेंगे। इट मीन्स ये क्या कहना चाह रहा है कि ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। यही बात हमें यहाँ पर लिखनी है। 6th पॉइंट क्या लिखेंगे, इन अ ग्रुप elements have, in a group element have similar property, elements have similar properties। एक ही ग्रुप में है तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सिमिलर होगी। ये बात किसने कही थी,
मेंडलीफ ने। तो यहाँ पे देखो कितनी अच्छी मतलब पूरा सिस्टमैटिकली इन्होंने क्लासिफाई कर दिया सारे एलिमेंट्स को। और एक और बात कि जब मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल आई थी तब तक ओनली 63 एलिमेंट्स ही डिस्कवर्ड थे, और इन्होंने पूरी पीरियोडिक टेबल देखी कितनी बना दी, 63 से बहुत ज्यादा, नियर अबाउट 114 एलिमेंट्स तक की इन्होंने बना दी, और उनकी प्रॉपर्टीज भी बता दी जो कि उस समय तक डिस्कवर्ड नहीं थे। लेटर जब डिस्कवर हुए बाद में ये, तब उनकी प्रॉपर्टीज वही थी जो मेंडलीफ ने बताई थी। इट मीन्स उनका जो ये प्रेडिक्शन था ये बहुत ही सही था, और इसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना, उनकी सिस्टमैटिकली स्टडी करना बहुत ही आसान हो गया। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर क्लोरीन या क्लोरीन ले लो। अगर आपसे पूछा जाए बताइए आपके पास क्लोरीन है और क्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनेगा, क्या पूछा, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, तो आपने सीधा फॉर्मूला उठाया, आर की जगह रखा Cl और इसकी जगह H, इसको थोड़ा सा सही करके लिखा तो क्या बना दिया, HCl। तो इस तरीके से यहां पर किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है। और देखिए Cl और ऑक्सीजन, तो यहां पर Cl2O7 है ना। तो यहां पर हम क्या बता सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड कैसे रिएक्ट करता है और क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पर लिखे। क्या लिखे, देखो, पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज। टोटल वर्टिकल रोज को क्या बोला, पीरियड, सॉरी हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोला, पीरियड, वर्टिकल कॉलम को क्या बोला इन्होंने, ग्रुप्स। और टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, 7, और इनको 1 2 3 4 ऐसे डिजाइन कर दिया, ऐसे नाम दे दिया। और टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं हमारे पास में, 8। तो इट मीन्स ये सारे के सारे कैसे डिनोट किए गए, यहाँ पर रोमन नंबर्स में डिनोट किए गए। और फर्स्ट टू सेवेंथ टू सब ग्रुप्स में डिवाइड है। 8 आपका जो है वो 3 एलिमेंट से है, जिसे ट्रांजिशन मेटल्स बोला जाता है, इसे ट्रांजिशन मेटल बोला जाता है। ओके तो और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सबकी सिमिलर होती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर इस पीरियोडिक टेबल में आपको कहीं कोई चीज दूसरे, मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसे चीजें डिस्कवर हो गई जो उस समय तक बिल्कुल ही नहीं डिस्कवर थी, जैसे कि इनर्ट गैस है ना, इनर्ट गैस की उस समय तक डिस्कवरी थी नहीं, इसलिए यहां पर इन्होंने इस तरीके से डिजाइन कर दिया कि आप इनर्ट गैसेस को बिल्कुल सेपरेट एक अलग कॉलम बना करके उसमें रख सकते हैं। इट मीन्स इनकी वैलेंसी क्या हो गई, सबकी +1, इन सबकी वैलेंसी क्या हो गई, +2, इनकी क्या हो गई, +3। दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, ग्रुप members have similar properties, similar chemical properties, है ना। तो कंपाउंड का फॉर्मेशन भी क्या हो गया, इनका सेम होगा। नाउ इसमें देखते हैं हम इसके क्या एडवांटेज है और किस तरीके से इन्होंने पूरे एलिमेंट्स को सिस्टमैटिकली अरेंज किया। तो सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है यहाँ पर कि ही अरेंज्ड, First, he arranged all known elements। अभी तक जितने थे वो कुछ ना कुछ किसी में रह ही जाते थे, सारे एलिमेंट्स को सिस्टमैटिकली किसी ने भी अरेंज नहीं किया था। और ये आपको बता दें कि उस समय तक टोटल 63 एलिमेंट्स जो थे वह नोन। ही अरेंज्ड ऑल नोन एलिमेंट्स सिस्टमैटिकली। At that time 63 elements were known. So study of these elements
So we can study. So we can study all elements systematically. ठीक है, नाउ देखिए इसके अलावा इन्होंने क्या बहुत ही अच्छी बात बताई कि उस समय तक जिन एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी बता दिया था। ये करेक्टेड, उन्होंने सही किया था, या पहले ये लिख देते हैं, he helped in the discovery of new elements. एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल गैलियम एंड जर्मेनियम, ठीक है, नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। एट दैट टाइम यहां ऐसे लिख लेते हैं, गैलियम एंड जर्मेनियम नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, उस समय तक डिस्कवर नहीं हुए थे। आगे मेंडलीफ ने इनकी प्रॉपर्टीज बताई। मेंडलीफ नेम्ड देम, क्या नेम दिया? देखिए गैलियम कहां आता है, अगर आप पीछे देखें तो गैलियम कहां आया, यहां पे देखिए गैलियम, ये रहा, यहां पे गैलियम, ये रहा हमारे पास गैलियम। गैलियम किसके बाद था? एल्यूमिनियम। उस समय तक इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो आप देखिए यहाँ पे डिस्कवरी तो नहीं हुई, लेकिन इसने इसका एटॉमिक वेट बता दिया, इसकी सारी प्रॉपर्टीज बता दी कि ये ऑक्साइड के साथ हाइड्राइड के साथ किस तरीके से बॉन्डिंग करेगा, तो इट मीन्स सारी प्रॉपर्टीज इसकी बता दी। और यहाँ पर इसका नाम क्या रख दिया, एल्यूमिनियम के जस्ट बाद है तो इसका नाम इका एल्यूमिनियम रख दिया। क्या रख दिया इसका नाम? इका एल्यूमिनियम। इका का मतलब एक बाद में, एल्यूमिनियम। और देखिए पीछे जर्मेनियम कहाँ है, ये रहा जर्मेनियम। आप बताइए इसका नाम क्या होगा? सिलिकॉन के जस्ट बाद, उस समय तक डिस्कवर्ड नहीं था, बाद में डिस्कवर हुआ, ठीक है, तो इसका नाम इसने क्या रख दिया? इका सिलिकॉन। इका सिलिकॉन, और बाद में इसे जर्मेनियम और गैलियम नाम दिया गया, पर उस समय तक इन्होंने क्या नाम रखा इसका? इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन। एंड मेंडलीव predict their properties also। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सटीक जानकारी दी इन्होंने, क्या दी? थर्ड पॉइंट, ही करेक्टेड एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स। उस समय तक गलत एटॉमिक वेट मालूम था और इसके बाद में इन्होंने सही किया इनके एटॉमिक मास को अपने ही मेथड से। तो ये कुछ इनके एडवांटेज थे, बहुत इंपॉर्टेंट। सारे ऑल एलिमेंट्स को सिस्टमैटिकली अरेंज किया, नया एलिमेंट्स की डिस्कवरी शुरू कर दी, और साथ में एटॉमिक मास को इन्होंने करेक्ट कर दिया। पर इसके साथ साथ इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी थे। क्या थे इसके डिसएडवांटेज? तो इसके डिसएडवांटेज में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ देखिए, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे इसने हाइड्रोजन को यहाँ रखा, कहाँ पे रखा? फर्स्ट ए के अंदर, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज किस किस से सिमिलर रखती है? हैलोजन से सिमिलर रखती है। इसकी प्रॉपर्टीज नाइट्रोजन ग्रुप से भी सिमिलर रखती है। ये इन्होंने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो था वाज नॉट डिफाइंड, हाइड्रोजन की पोजीशन को इन्होंने डिफाइन नहीं किया। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया इसका?
डिमेरिट्स का या डिसएडवांटेज का क्या हो गया यहाँ पर, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन was not defined. Position of hydrogen was not defined. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज तो सिमिलर थी, उनको क्या रख दिया, अलग अलग ग्रुप में रख दिया, डिफरेंट ग्रुप्स में। तो क्या लिखा, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, elements with similar properties placed in different group। जैसे आप एग्जांपल देखिए पीछे, यहां पर आपके पास ये देखिए कॉपर, कॉपर के नीचे इन्होंने Ag और Au रख दिया, लेकिन कॉपर की सारी प्रॉपर्टीज इससे मैच नहीं करती। इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारी, किससे, पोटेशियम से मैच नहीं करती, किस में रख दिया, फर्स्ट ग्रुप में। इनकी प्रॉपर्टीज रुबिडियम से मैच नहीं करती है, किस में रख दिया है, फर्स्ट ग्रुप में, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और ये वेरी लेस रिएक्टिव है, फिर भी इनको इसके साथ रख दिया। क्यों रखा, उनके पास कोई जवाब नहीं था, उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज को देखकर ही इनको इसमें रख दिया था। नाउ और देखिए यहाँ पे, ये तो बात किसकी थी यहाँ पे, इन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टी वालों को डिफरेंट ग्रुप में रखा। थर्ड, एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, एक ही ग्रुप में रख दिया, है ना, अलग अलग प्रॉपर्टी है फिर भी उनको सेम ग्रुप में रख दिया, सेम प्रॉपर्टी है उनको डिफरेंट ग्रुप में रख दिया। तो यहाँ पर ये दोनों ही चीजें इसके लिए इन्होंने सही नहीं किया। और रीजन ऑफ, एक्सप्लेन नहीं किया पीरियोडिसिटी का क्या रीजन है, ठीक है, ही कुड नॉट एक्सप्लेन, he could not explain the cause of periodicity। पेरियोडिसिटी के कॉज को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। नाउ सबसे लास्ट पॉइंट कि एटॉमिक जो वेट था वो क्या हो रहा था यहाँ पर, इंक्रीज ऑर्डर में, लेकिन कई जगह ऐसी थी जहां पे एटॉमिक वेट जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। ये देखिए 127, 126, यहां पर देखिए क्या हो गया है, इसका कम है और इसका ज्यादा है, टेल्यूरियम का और आयोडीन का कम है। होना क्या चाहिए था, इसका उल्टा है ना, टेल्यूरियम का क्या होना चाहिए, यहाँ पर टेल्यूरियम का कम होना चाहिए, यानी आयोडीन को पहले रखना चाहिए और टेल्यूरियम को बाद में। यानी इन्होंने कहा तो ये कि हम एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं, पर प्रायोरिटी किसको दी, प्रॉपर्टीज को। इनकी प्रॉपर्टीज इससे सिमिलर थी इसलिए इसको इस ग्रुप में रख दिया। ऐसे ही देखिए कोबाल्ट और निकल 58.9, 58.7, है ना। तो यहां पर इन्होंने कुछ जगहों पर क्या कर दिया, अपना ही पीरियोडिक लॉ को फॉलो नहीं किया। इन सम प्लेसेस ऑफ पीरियोडिक टेबल could not follow periodic law। एग्जाम्पल, टेल्यूरियम, देखिए पीछे टेल्यूरियम एंड आयोडीन, टेल्यूरियम एंड आयोडीन, इसका होता है 128, इसका होता है 127, है ना। आपके पास इस ऑर्डर को, एटॉमिक वेट के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। और सबसे लास्ट, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स नॉट कंसिडर, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स नॉट कंसिडर इन पीरियोडिक टेबल। इन सब बातों को सही किया, नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल में
जो थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आज के सेशन में इतना ही, जिसमें हमने पढ़ा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसके बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके एडवांटेज के बारे में, डिसएडवांटेज के बारे में। नेक्स्ट जो इसके डिसएडवांटेज रह गए थे उसे हम नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।